Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Are you listening me? Students, are you listening me? How are you? How was your test? How was your test? Today you had a test of CNS. How was that test? How was MCQs? And what about SCQs? I think SCQs are very easy. You are doing yourself or it is just copy paste as the last test? कि नेट से उठाया आपने और उस पर कॉपी पेस्ट कर दिया बेटा, वो पहचान लिया जाता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि एससीक्यूज वाज वेरी वेरी इजी, यस, और डायरेक्ट एससीक्यूज थे। और लेकिन लास्ट टेस्ट में आप लोगों की परफॉर्मेंस यही थी कि जो नेट पर अवेलेबल है मटेरियल वो आपने लिखा हुआ है, वरना आप लोग माशाल्लाह से इतने अच्छे अपना आपकी इंग्लिश है और ना ही आप ऐसा कर सकते हो, बुकिश लैंग्वेज पहचानी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक 90% स्टूडेंट्स ने वही काम किया था। अब तो आप लोगों का कॉलेज नहीं है, आप लोगों की क्लासेस नहीं है, आप लोग घर में आराम से बैठे हो, आप अपनी एफर्ट पुट इन कर सकते हो, है ना बेटा, डाउट नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का था और कुछ लोगों ने तो मतलब उसमें से क्या कहते हैं, कोई रेफरेंस था या कोई और चीज़ थी, वो भी हटाने की जहमत नहीं की थी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग आपके पेपर्स चेक कर चुके हैं, पहले हमें आइडिया है कि पेपर्स आप लोगों के कैसे होते हैं। आप लोगों ने वो डेफिनेशंस पूरी की पूरी और रॉन्ग, इसीलिए मेरे ख्याल में एससीक्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि मार्क्स बहुत कम मिले हैं आप लोगों को। मैंने तो मार्क्स नहीं दिए, स्पेशली जिन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था उनको बहुत कम मार्क्स दिए। तो थोड़ी सी एफर्ट कर लो, कोई मसला नहीं है, आप लोग घर पे बैठे हुए हो, अपने आप को इम्प्रूव कर लो। अब तो आप लोग बैठ बैठ कर भी थक गए होंगे, बट एमसीक्यूज की डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यूज जो आते हैं ना वो शफल होके आते हैं, पूरे जो मूडल पे आते हैं शफल होके आते हैं, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। जब क्लासेस ऑन होंगी तो ये सारे टेस्ट आपके दोबारा होंगे, डोंट यू वरी। आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब चांस मिलेगा कि आप इनको जो है वो बार बार रिपीट कर सकते हैं। बाकी ये कि एससीक्यूज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि एससीक्यूज में आप लोगों को जरूरत होगी, दे आर वेरी वेरी इजी, ठीक है ना, डायरेक्ट थे, आप लोगों को आई थिंक आइडिया होगा कि कैसे इसको करना है, और 2.5 मार्क्स के थे एससीक्यूज। How is going on? Are you giving time to your study or just enjoying it at home? आई थिंक सब इसको बहुत लाइट ले रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हो सारे घर बैठकर अब कोरोना को। स्टडीज को आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम होंगे आप हो सकता है कि आपके पास टाइम बहुत कम हो, तो यू शुड बी प्रिपेयर। और वैसे भी जो थर्ड ईयर है ये बिटवीन इट इज कनेक्शन बिटवीन द बेसिक सब्जेक्ट्स एंड द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो अगर आपका थर्ड ईयर आप पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी अच्छी कर लेते हो तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी और इवन स्पेशल पैथोलॉजी को पढ़ना। एंड एज यू नो फार्माकोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट एंड फॉरगेटेबल, सो आप उसको बार बार रिपीट करो दोनों सब्जेक्ट्स को, और आपके पास टाइम है, आप एक्स्ट्रा जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो आप वो भी पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो अब तो कैटजन को, ठीक है ना। सो ट्राई टू इम्प्रूव, स्पेशली जिनकी वीकनेसेस थी, जिनकी सप्लीज थी, उनके लिए तो ये समझें कि गॉड गिफ्ट है कि आपके पास इतना टाइम आपको मिल गया है कि आप विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी एंजाइटी आप इसको जो है इम्प्रूव कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो जो भी आपके वीक एरियाज हैं। आप भी ग्रुप पे डिस्कशन कर सकते हो, अपना ग्रुप्स अपने बना लो, आप उस पर आप मिल नहीं सकते हो तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में ग्रुप बना लें और आप ग्रुप में डिस्कस कर लो, अपने व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लो, जूम पे डिस्कस कर लो, है ना। बट ये सिलेबस तो लेंथी, अगर आपकी छुट्टियां होती ना होती तब भी लेंथी था, अब छुट्टियां हैं तब भी लेंथी है।
ठीक है ना, वो सिलेबस तो आपको ऑलमोस्ट वही रहेगा। हाँ, अब हमने कुछ टॉपिक्स नए इंक्लूड किए हैं जो यूजुअली हम नहीं करवाते बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम। ठीक है, अब वो टॉपिक्स बिकॉज वी हैव अ plenty ऑफ टाइम, सो वी थॉट कि हमें वो टॉपिक भी करवा लेने चाहिए। जैसे आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हो ऑटोकॉइड्स है, यूजुअली हम नहीं करवाते बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता, आप लोगों के टर्म एग्जाम्स हो रहे होते हैं, आप लोगों की टाइम ड्यूरेशन काफी कम हो जाता है बीच में, तो इस वजह से। लेकिन अब वो हम टॉपिक्स करवा रहे हैं तो सिलेबस तो आपका वही रहेगा, ठीक है ना। बट ये है कि आपके पास चांस है कि आप उसको बार बार रिपीट कर लो, बार बार रिपीट करोगे तो आपको अच्छा याद रहेगा, क्योंकि आपकी फार्माकोलॉजी जो नॉट ओनली फॉर थर्ड ईयर, ये आपको एग्जाम तो उसका थर्ड ईयर में देना है, बट ये आपकी होल लाइफ में आपका काम आएगी। फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, आफ्टर एमबीबीएस, आपने जब भी जाना है इसमें प्रोफेशनल लाइफ में, आपको ड्रग्स आनी चाहिए, आपने ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट्स को। ठीक है, अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होगी ड्रग्स के बारे में तो यू विल बी अ गुड फिजिशियन, यू विल हैव अ लेस ट्रबल इन मेडिसिन। ठीक है, बिकॉज यू हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज। और अगर आपकी नहीं होगी और इस टाइम को आप ऐसे ही वेस्ट करोगे तो क्या होगा आगे जाके, आपको ड्रग्स के नाम नहीं याद होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड याद नहीं होगी, और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या आपका जो है वो वीक होगा मेडिसिन का सब्जेक्ट। So don't waste your time. You have this is a very precious time for you, for medical students. आप लोग देख रहे हैं ना आजकल क्या सिचुएशन। Okay, let's start our today's topic. We have almost completed the major topics of pharmacology. Okay, only some small topics are remaining that will not be catered in the past, but now we have a plenty of time. So we are discussing these topics like autocoids, like antitussive, like inflammatory bowel diseases, histamine, serotonin, and prostaglandin agonist and antagonist, and dermatological pharmacology, etc. So these are the few topics which we will start today, and inshallah these topics will be continued in the next week. And after next week, we have new topic for discussion. So you have to tell us about the difficult topics that you want to repeat. It's on you. You will tell us. You will give the list of the topic to your GR Uswa, and Uswa will communicate with us and informed about the topics that you want to discuss again. So discuss with in your group or with your class about the difficult topics. Okay, जो टॉपिक आप लोग दोगे वो हम डिस्कस कर लेंगे. Okay, जिसमें भी आपको डिफिकल्टी है, और you can give some suggestions about the discussion. What kind of discussion you want? Either you want a lecture, either you want some other activities. So we will discuss with our colleagues, and then we will implement. Okay, you can give the suggestions, remember. Okay? So today we are going to start autocoids. Okay? What is autocoids? Autocoid is it is came from the Greek word that is autos and akos. Autos means self, and akos means medicinal substance or remedy. Autocoids are the locally released hormone. That is, they are released from the tissue upon which they act. That's why they are called local hormone. Otherwise, they are not fulfill the criteria of hormone. Because as you know, hormones are released from a specific glands, specific tissues, or specific cells. But these hormones, these autocoids, can release from different types of tissues, and they act locally. They are not released in the blood. Okay? They are just act on the tissues from which they are secreted. So they are not an actual hormone. It is क्या कहते हैं इसको हम resemble करते हैं कि they are act as a local hormone,
And what are the important autopoids? Histamine, prostaglandin, and serotonin. You have a brief knowledge, I think, about all these things, histamine, prostaglandin, and serotonin, because they are repeatedly discussed in different topics. But now today we mainly discuss the histamine and all the things related to histamine. Histamine, its physiological effects on the body, its synthesis, its action, and the drugs that block or inhibit the release of histamine. Okay. So histamine is a biogenic amine. It is synthesized in 1907. It is present in plant animals, and it is also a component of venom and sting secretions. Okay, the snake venom and the spider sting secretion. Histamine is play a very important role as in allergic reaction as well as in inflammatory reaction. Apart from these hypersensitivity reaction and inflammatory reaction, histamine has some positive role in our body, like they play a very important role in gastric acid secretion through the H2 receptors. If you recall your knowledge of peptic ulcer, we have discussed that the histamine stimulates the hydrogen ion secretion from the parietal cell through the hydrogen potassium ATPase pump. And histamine is the important substance or hormone that releases histamine. Okay, in the this effect is in the periphery. It acts as it releases gastric acid secretion. It play a part in the hypersensitivity reaction, inflammatory reaction. But on the other hand, in the brain, it releases from the neurons, and it acts as a neurotransmitter and neuromodulator. Okay, in the brain, histamine is act as a neurotransmitter, not a local hormone, not a autopoid. Autopoid or as a local hormone, they are released from the mast cell, they are released from the enterochromaffle cells of the um, uh, stomach. Okay, but in the brain, it releases from the neuron, and there it acts as a neurotransmitter or neuromodulator. Neuromodulator term is used for those that modulate the effect of neurotransmitters, other neurotransmitters. This slide shows the synthesis of histamine. Histamine is synthesized from the amino acid histidine. Synthesized from the amino acid histidine by the enzyme L-histidine decarboxylase. L-histidine decarboxylase. And after synthesis, there is no need. This slide has a very extensive details, but there is no need to go in the detail of all these things. Okay. It is just for your information that histamine is synthesized from the amino acid histidine. In the presence of enzyme L-histidine decarboxylase, sufficient. There is no need to go in the detail. Okay. After release, histamine is stored in the vesicle or in the granules as like norepinephrine or acetylcholine, and they are stored in the or inactivated. It is not, if it is not stored, then it is inactivated. Stored histamine is biologically inactive as the other neurotransmitters or substances कि जब तक वो store है, granule bound है, then it will not produce any effect. It has to be released to produce its effect. Here, histamine is in the periphery. It is present in the mast cell, and it is present in the enterochromaffin cells of the stomach. In the mast cells are present in the skin, present in the nose, mouth, feet, blood vessels, and internal body surfaces, in all these areas. And histamine is released by two mechanisms. Number one, by immunological mechanism. Number two, by chemical and mechanical trauma. Through the immunological mechanism, when any foreign particle enter into our body, it will bind with the B lymphocyte, beta cells. Okay?
bind with the beta cell and it converted into plasma cell and releases immunoglobulin E. Immunoglobulin E. ठीक है? Immunoglobulin E bind with the surface of the mast cell. ठीक है? Bind with the surface of the mast cell and subsequent exposure to the allergen or the foreign particle sensitize the mast cell. Okay? Sensitize the mast cell. You can see here allergens bind with these receptors, and then it causes the release of histamine or other mediators from the mast cell, and then it causes different signs and symptoms. What are the signs and symptoms of histamine release? Can you tell me? What are the different effects or occur after the release of histamine? Bronchospasm, very good, Shazmi. Bronchospasm, and what else? What else? Rashes, flushing, good. Okay, Shazmi, Sheroz. Gastric acid release, okay. Hives, okay. Itching, especially आप देख रहे होते हो कि itching अक्सर skin allergies में क्या होता है कि patient may have itching because of this redness, itching, edema on the skin, or rhinitis, allergic rhinitis, conjunctivitis, etc. Okay, so this is about the immunological release. Okay. Then second mechanism is chemical and mechanical release. Chemical and mechanical release is caused by the mast cell injury that is caused by the chemical and mechanical trauma. Okay? Chemical and mechanical trauma that causes the that injured the mast cell and causes the release of histamine. Okay? Or so we have some certain drugs, for example, morphine and tubercularine, that can also releases histamine from its bound form. If you recall your knowledge of morphine and tubercularine, especially tubercularine, हमने जब भी neuromuscular blockers पढ़ा था, so we have few neuromuscular blockers that releases the histamine, okay? And tubercularine is one of them. So different certain drugs can also causes the degranulation of the mast cell and releases histamine. So this is the chemical and mechanical release of histamine. Histamine produce their effect through the various receptors. You know about the two receptors, I think H1 and H2, because sometimes we refer the H1 receptor, and we have discussed in detail with the H2 receptors, because H2 receptor present in the gastric mucosa, okay, gastric mucosa and the parietal cells, and we have a group of drug that is used for the treatment of peptic ulcer. H2 receptor blocker. कौन सी ड्रग्स थी H2 receptor blockers में? Cimetidine, okay. Cimetidine, ranitidine, metadine, nizatidine, loxetidine, ठीक है, etc. So जितनी भी डीन है वो सारी इंक्लूड होती हैं H2 receptor antagonist में, ठीक है. So as I told you multiple times, the H1 receptor, the drugs that block the H1 receptor is called the antihistamine. The term antihistamine usually used for this group of drugs, and they are used for allergic condition usually. So now we'll discuss the location of these receptors. H1 receptor is present on the smooth muscles, endothelium, brain, and it produced all remember all H1 histaminic receptor produce its effect through the G protein coupled receptor as it is written in the table. Okay, different G protein receptors like H1 is activated the GQ protein, okay, and increases the calcium concentration and releases histamine. H2 receptors present on the gastric mucosa, mast cell, cardiac muscles. If you recall, the H2 receptor blocker, if it is given with in the form of infusion, okay, then it may cause, or parenteral use of H2 receptor antagonist may stimulate the cardiac muscles because it requires a higher dose. ठीक है, at normal doses जो हम use करते हैं उस पे cardiac muscles activate नहीं होते. It is also present in the brain
and it acts through the GS protein. ठीक है, GS protein and increase the cyclic AMP. H3 receptor present in the brain and mind reflexes, and it activates the GI protein, that is inhibitory protein. H4 is present on the eosinophil, neutrophil, CD4 T cells, and it is also act through the GI protein. So last two H3 and H4 receptors produce their effect through the GI protein, while above two receptors H1 and H2 receptors are stimulatory and they act through the GQ and GS protein. Still, up to this time, we have only H1 related drugs and H2 related drugs. H3 and H4 receptor agonist or antagonist are not in the market. Okay, research is going on these receptors, but still we have no effective drug. बहुत सारी 2-3 ड्रग्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं, बट दे आर नॉट अवेलेबल. ठीक है, दे आर जस्ट रिसर्च इज गोइंग ऑन दोज ड्रग्स. As you know, the histamine play a very important role in inflammatory and the hypersensitivity reactions, and also it has a very important role in the gastric acid secretion. It also causes, these are the common effects. In allergic reaction, it increases the release of the mucus from the nasal and bronchial glands, and it causes the contraction of the smooth muscles of the bronchioles as well. Okay, it causes the contraction of the smooth muscles of the bronchioles, but remember, not in the normal person, only especially in those persons who have a sensitivity or having a problem of asthma. ठीक है, asthma और cystic fibrosis, उन पेशेंट्स में ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा यूजुअली. अदरवाइज जो है ये कम इफेक्ट होता है इसका. ठीक है, इसका इफेक्ट ये कम होता है. जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी होता है तो उसमें भी वो जो वेजो डायलिटेशन और ब्लड प्रेशर जो लोअर डाउन होता है उसका ज्यादा इफेक्ट होता है. क्लियर? On the cardiovascular system, it causes the histamine, as you all know, that it causes the dilatation of the all blood vessels by release of nitric oxide. And because of the dilatation of the blood vessels, systolic and diastolic blood pressure will be reduced. Because of dilatation of the blood vessels, diastolic and systolic blood pressure will be reduced. Although it may increase the rate and force of contraction of heart. By direct effect, directly activate the heart and increase the force and rate and force of contraction, or by reflex stimulation, because it lowers the blood pressure, so it sensitizes the baroreceptors, okay, and increases the sympathetic output that causes the tachycardia or increased heart rate. So both of these effects can play a role in increasing the heart rate. But despite of increased heart rate, they have a decrease in the systolic and diastolic blood pressure. As I told you, that this effect is pronounced and it is prominent. On the skin, and as you know, that it stimulates the sensory nerve ending. It sensitizes the sensory nerve ending, especially those that mediate the pain and itching. So आपने देखा होगा कि जब भी कोई इन्फ्लेमेशन या इस तरह की होती है, रैश होता है, तो उसमें क्या होता है, इचिंग होती है, समटाइम पेन भी होता है और रेडनेस होती है और ये सारा कुछ. In the skin, it produces the triple response. ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है कि पेशेंट में है वो एडिमा, redness and flare formation. ठीक है, why it is called the triple response? Because it affect 3 types of cells. ट्रिपल रिस्पॉन्स हम इसको क्यों कहते हैं कि 3 types of cells इसमें होते हैं और 3 different responses होते हैं. रिस्पॉन्स आपने देख ली है, एडिमा, रेडनेस एंड फ्लेयर. While the cells that are involved are the neuronal axon, especially smooth muscles and blood vessel, endothelium. ठीक है, 3 टाइप के मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं. आप देखोगे कि स्किन पे ये रिस्पॉन्स हमें कब नजर आता है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, या कभी हम ड्रग टेस्टिंग करते हैं ना, कभी भी हम एंटीबायोटिक अगर देते हैं पेशेंट को, तो इट इज रिकमेंडेड कि फर्स्ट यू डू द स्किन टेस्ट. ठीक है,
आप उसका स्किन टेस्ट करोगे, गिव स्मॉल वेरी स्मॉलर डोज इंट्राडर्मली and then observe for a specific time period about these changes. ठीक है ना, ट्रिपल एडिमा, रेडनेस, फ्लेयर फॉर्मेशन. अगर तो पेशेंट को एलर्जी है या हिस्टामिन रिलीज हुई है तो क्या होगा कि पेशेंट में हैव रेडनेस, एडिमा एंड विजिडाइलेट फ्लेयर. But if these things are not happened, then it means the patient is not sensitized with this antibiotic, and you can give safely by parenteral route. In the CNS, it acts as an neurotransmitter because it releases from the various nerve endings and also inhibit the release of various neurotransmitters. And it also inhibit the various release of various neurotransmitters like acetylcholine through the H3 receptor. It also play a very important role in vomiting. So if you have seen or if you have experienced about the anti-emetics, एंटीएमेटिक्स टॉपिक भी आप पढ़ चुके हो और प्रैक्टिकली भी इट इज नॉट अ वेरी अनकॉमन प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस प्रॉब्लम. सो एंटीएमेटिक आई थिंक आप लोगों को पता होंगे कौन कौन सी होती है. तो एंटीएमेटिक आप जितनी भी देखोगे दे आर एंटीहिस्टामीन्स. दे आर एंटीहिस्टामीन्स मोस्टली जो कॉमनली यूज होती है. हाँ, जो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट के लिए यूज करते हैं वो जरा दूसरी होती है, लाइक H3 सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, फिनोथायाजीन है, एटसेट्रा. अदरवाइज जो कॉमन हम यूज करते हैं, लाइक आप सबसे ज्यादा देखते हो ग्रेविनेट. याद है ना, ग्रेविनेट इज अ वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड एंटीएमेटिक. तो ग्रेविनेट में क्या होता है, एंटी हिस्टामीन होती है ना, प्रोमिथाजीन. सो हिस्टामीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वॉमिटिंग. Histamine also play a very important role in appetite and satiety. It reduces the appetite and satiety or manage this. So those drugs that inhibit the histamine, okay, histamine, they will increases the weight, like antipsychotics. Antipsychotics has some antihistaminic properties, so they may increase the weight. आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है. Now we come to the drugs that inhibit the histamine. As you all know that the epinephrine is the physiological antagonist of histamine. Do you remember this? That epinephrine is a physiological antagonist of histamine. We have studied from since general pharmacology. Okay, so I think there is no need to go into detail. Now we come to the release inhibitors. We have certain group of drugs that inhibit the release of histamine or other mediators like क्रोमलिन, सोडियम एंड निडोक्रोमिल. ये भी आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ा होगा. और वी हैव अ थर्ड ग्रुप दैट इज हिस्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एंटीहिस्टामीन. अबव टू आर the physiological antagonist or release inhibitor. Now this group, third group, is a receptor blocker. They block the histaminic receptors. कौन सी है? The histaminic receptor blocker या antihistamine, they are mainly act on the H1 receptors. Remember, H1 receptor. ठीक है, H2 receptors are different and we have discussed. In the H1 receptors antagonist, we have two groups or two generations. First generation and second generation. These generations depend upon their activity of CNS stimulation or CNS effect and anti-muscarinic effect. Anti-muscarinic effect and CNS effect. First generation has more CNS effect because they are highly lipid soluble. They causes more sedation and it also have some anti-muscarinic effect. But the second generation is less lipid soluble and it has less effect on the CNS, less causing sedation. And second generation is commonly used nowadays, जो आप लोग use कर रहे हो, ठीक है? And they have less anti-muscarinic effect. Now we read this first generation group. Chemical names are written above the name of the drug. I think it is difficult to remember. If you want to remember the name, you forget these chemical classification. This is the chemical classification. ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमीन हाइड्रोनेट,
ठीक है। डाइफिनहाइड्रामीन, डाइमिनहाइड्रानेट, दोनों एक जैसे नाम है, सो इनको थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। देन पायरिलामीन मेलेट, क्लोरफेनारामीन मेलेट, मेलेट याद करो या नाम है क्लोरफेनारामीन, बिकॉज दीज आर द सॉल्ट्स, ठीक है। ब्रोमोफेनारामीन, साइक्लाजीन, मैक्लाजीन, प्रोमिथाजीन एंड सिप्रोहेप्टाडीन, ठीक है। सिप्रोहेप्टाडीन यूजुअली फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स आपने देखे होंगे कि दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एंटीटसिव, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल कफ सिरप्स एंटीटसिव, और दे ऑल कॉजेज सेडेशन। इफ यू रिकॉल सेनकोज सिरप, आपको याद होगा कि उस पर बैन लग चुका है कि सेनकोज सिरप इज नॉट अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज जो एडिक्ट्स थे दे आर यूज सेनकोज सिरप फॉर sedation, because this group of drug first generation causes more sedation than the second generation, and Sencos having a high content of this diphenhydramine, so this syrup is used by addicts, that's why Sencos has banned and it is not available without prescription. अगर आप किसी शॉप पे किसी फार्मेसी पे जाके कहेंगे कि वो दे दें, अगर आपका जानने वाला नहीं है तो वो आपको नहीं देगा, अगर आपका कोई है रिलेशन है तो फिर तो चल जाती है, आपको पता पाकिस्तान में सारी चीजें, otherwise it is not available without prescription. So we have important drugs are diphenhydramine, dimenhydrinate, chlorpheniramine, cyclazine, maclazine, promethazine and cyproheptadine. Sometime the name of the drugs can be asked, लेकिन उसमें केमिकल क्लासिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि इथेनोलामीन है, इथाइल एनिडायामीन्स है, अल्काइलामीन्स है, there is no need to tell these names, just remember the name of the drugs. In second generation we have बेटे सेनकोज सिरप जो था उसमें क्या था, इसमें फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामीन्स थे बट हैज अ हाई कंटेंट, कि उससे बहुत ज्यादा नींद आती थी, जो भी पेशेंट लेते हैं उनको नींद आती है, तो जो एडिक्ट्स होते हैं अगर उनको कोई और चीज नहीं मिलती टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, तो क्या होता है कि वो सेनकोज ले लेते हैं और जनाब उसको पी के उससे डेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सेनकोज जो है वो बंद कर दी गई थी, अदरवाइज सेनकोज वैसे ही अवेलेबल थी कि आप कोई भी जाए और शॉप से ले ले सेनकोज, लेकिन अब जो है अगर आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है तो फिर आपको सेनकोज देंगे, अदरवाइज आपको सेनकोज ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अल्काइला में अच्छा जी, अब ये सेकंड जनरेशन क्या है, एक्रिवेस्टिन, citrazine. Citrazine is also very commonly used and Regix contains citrazine. Regix आप लोग सब लोगों के लिए I think common होगी because it is present in almost all houses, ठीक है, Regix. Then acetamazole, loratadine, terfenadine and fexofenadine. Loratadine, acetamazole is banned because it can cause severe arrhythmias if it is used with erythromycin, so that's why it is not available in foreign countries. अपनी कंट्री का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि हम कॉमनली यूज़ क्या करते हैं, प्रैक्टिकली रिजिक्स यूज़ करते हैं या हम सॉफ्टिन यूज़ करते हैं। सॉफ्टिन हैज़ लोरेटाडीन, ठीक है, ये लोरेटाडीन जो आपको नज़र आ रही है that is softin, available with the name of softin, ठीक है, softin. Softin. Terfenadine is also not used, and fexofenadine is a derivative of terfenadine. Terfenadine also causes the same problem like acetamazole, and in foreign countries they are banned. Terfenadine also because it causes lethal cardiac arrhythmias if it is given with erythromycin, okay, or some other drugs, ketoconazole, etc. So fexofenadine is also available, and Fexit आप लोगों ने सुना होगा शायद, and it causes very less sedation. Citrazine comparatively can cause sedation as compared to the fexofenadine. Fexofenadine का बहुत कम effect है brain. Effect of sedation, sometimes it is useful, especially in patient having a
इचिंग प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई एलर्जिक स्किन प्रॉब्लम है और उसमें उसको इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस टाइप के पेशेंट्स में अगर हम फर्स्ट जनरेशन देते हैं तो वो सिडेट करता है, और सिडेशन जो है मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, ठीक है, कि उसको इचिंग ज्यादा नहीं होगी। अगर वो जागता रहेगा तो वो अपना जो है वो इचिंग करता रहेगा, और इचिंग इज वेरी पेनफुल एंड इरिटेटिंग. So if patient having any problem, skin problem with itching, तो उसमें first generation is better because it causes sedation. Okay. Most of the antihistamines are now discovered that they are inverse agonist. ठीक है, ये एक न्यू चीज है कि जितने भी एंटीहिस्टामीन्स हैं are now they are identified that they are the inverse agonist. हमने एग्जांपल वही पढ़ी थी बीटा कार्बोलिन की. Now many antagonists, many drug antagonists come under the heading of inverse agonist. जब दोबारा उस पर हो रही है, they reduces the constituted activity of the receptor. ठीक है, क्या करते हैं, because they reduces the constitutive activity of the receptors negatively, so they are come under the heading of inverse agonist. They competitively, reversibly and competitively block the histamine receptors, and they have no effect on the H2 receptors, so they have no effect on the gastric acid secretion, they have no effect on the cardiac muscles. They also block, as I told you, that also block some autonomic receptors, muscarinic receptors, alpha receptors, and serotonin receptors. So especially first generation, this effect is less with the second generation. So the first generation देंगे, patient may have urinary retention, patient may have constipation, patient may have orthostatic hypotension or other problems. Antihistamine can be used by oral route or can be used by parenteral route. Although the oral route is very common, parenteral route is the emergency route. And first generation is highly lipid soluble, so they can cross the blood-brain barrier easily and can cause sedative effect. While the second generation, they are less lipid soluble, and secondly, they are the substrate to P-glycoprotein transporter in the blood-brain barrier. So the entry of second generation is quite difficult into the CNS. That's why they have less CNS effect. The duration of action of first generation antihistamine is 4 to 6 hours. 4 to 6 hours. अगर हमने वो देनी है तो हमें 3 times a day TDS देनी पड़ेगी. ठीक है, 3 times a day first generation. But अगर हम Maclazine from the first generation and almost all second generation, they have a long duration of action up to 24 hours, 12 to 24 hours. So usually they are given used once a day or twice a day. ठीक है. They all are metabolized in the liver through the enzyme CYP3A4, cytochrome P450 3A4. This shows that how histamine and antihistamine work. कैसे वो करती हैं, आप ये देख रहे हो कि histamine receptor है, and histamine is released and bind with the receptor and produces the allergic response. ठीक है, but antihistamine inhibit the binding of histamine to its receptor. Okay? Inhibit the binding of histamine to its receptor and reduce the allergic reaction. Okay? Reduce the allergic reaction. But okay, now this is from pharmacological action of histamine. Histamine can cause sedation, and you all know because it has more CNS effect, especially first generation, and it is beneficial in patient having itching or patient having a trouble with sleep. समटाइम एंटीहिस्टामीन जो है वो लोग अपनी स्लीप इंडक्शन के लिए भी ले लेते हैं कि नींद ज्यादा आती है इसको लेने से. ठीक है, इट हैज एंटी एमेटिक इफेक्ट. It can be used in morning sickness, it can be used in motion sickness or in other type, any type of vomiting. आपने देखा होगा ग्रेविनेट इंजेक्शन, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो ग्रेविनेट इंजेक्शन हर एक को लग रहा होता है जिसको भी वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है. गैस्ट्राइटिस होता है अगर किसी को भी वॉमिटिंग डायरिया इस टाइप, तो उसमें भी यूज होता है. It also has some anti-Parkinson's effect. They have some anti-Parkinson's effect and extrapyramidal effect, especially caused by antipsychotic. Antipsychotic आपको पता है ना, typical antipsychotic can cause extrapyramidal effect.
So those extrapyramidal effect is treated by a drug diphenhydramine. Okay, diphenhydramine can be used to reverse the antipsychotic effect of extrapyramidal effect of antipsychotic drugs. Otherwise they are not included in anti Parkinson's drugs. देखिए बहुत सारी ड्रग्स हैं, उनके बहुत सारे सिस्टम्स पे इफेक्ट होते हैं, बट हम जब कोई भी यूज करते हैं ड्रग, हम उसको देखते हैं उसकी एफिकेसी कितनी है और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है उस चीज के अंदर. जरूरी नहीं है कि अगर एक ड्रग यूज हो सकती है तो हम उसको यूज कर भी लें. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस, अवेलेबिलिटी और डिफरेंट फैक्टर्स जो कि हम डिफरेंट टाइम्स में डिस्कस कर चुके हैं. It also has anticholinergic effect, so it can cause atropine-like effect. Like कौन-कौन से effect होते हैं atropine के? Blurring of vision, dryness of the, ठीक है, mydriasis, dryness, mouth, eyes, और fever तो ज़ाहिर नहीं होता, इतना नहीं होता, urinary retention, urinary constipation, etc. It may also have as alpha blocking effect. ठीक है, अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट. अच्छा, ये सारे जो इफेक्ट हैं एंटीकोलिनर्जिक और अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट, सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट, ये ज्यादातर फर्स्ट जनरेशन के. ठीक है, किसके हैं? फर्स्ट जनरेशन के. अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट में ज्यादातर पेशेंट में हैव अ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. ठीक है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट स्पेशली सिप्रोहेप्टाडीन. अब इसके लिए बेशक आप इसको नोट कर लो इसके सामने, especially ciproheptadine has a serotonin blocking effect. Here ciproheptadine जो हमने फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन पढ़ी थी, उसमें ciproheptadine, CYPRO, ciproheptadine. Okay, local anesthetic effect. Antihistamine can block sodium channel in excitable membrane like lignocaine and procaine. आप लोगों ने लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़े थे ना? Like lignocaine and or procaine or other local anesthetics, they can block the sodium channel and can be used as a local anesthetic. But there is no significance. There is no significance. ठीक है? These are the समझेंगे just unwanted effect है. ये कोई desirable effect नहीं है. सिप्रोहेप्टाडीन आप जब आपको सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट पढ़ोगे तो उसमें वो यूज हो जाएगी. हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं इंडिविजुअल ड्रग की. ठीक है, local anesthetic. अच्छा, local these drugs can be used as a local anesthetic if patient having a hypersensitivity or other problem with traditional local anesthetics. अगर किसी पेशेंट को लोकल एनेस्थेटिक प्रोकेन और उससे प्रॉब्लम है, but it is not given with SSRIs. There is no need to give it with SSRIs. ठीक है, SSRIs are the agonist or they increase the release, and this is the antagonistic effect और minor effect होगा. Usually ciproheptadine is not used as an antihistamine. बहुत कम यूज होती है. मैंने आपको बताया ना कि जो कॉमनली यूज होती हैं एंटीहिस्टामिन, वो 3 ड्रग्स यूज होती हैं, सिट्राजीन, लोरेटाडीन, फेक्सोफेनाडीन. ये वेरी कॉमनली, मतलब समझो कि 75% ये ड्रग्स यूज होती हैं. 25% यूज होती हैं या डाइमिन हाइड्रोनेट, डाइफिनहाइड्रामीन, मैक्लाजीन, साइक्लाजीन एंड प्रोमिथाजीन. ठीक है, ये ड्रग्स यूज होती हैं. सिप्रोहेप्टाडीन स्पेसिफिक कोई इसकी इंडिकेशन होगी तो यूज होगी, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं. क्लियर? Okay, so now the clinical uses, it can be used in all allergic reactions, but not in the asthma. Remember, it can be used in allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, dermatitis, insect bite, drug hypersensitivity, but it is not used in asthma. बेशक वो allergen से cause हो, because histamine is one of the mediator, and the leukotriene play a very important role in the for pathophysiology of asthma as compared to histamine. So एक concept सबका होता है कि antihistamine शायद asthma में भी use होगी, तो asthma में antihistamine never use antihistamine. ठीक है, उसका कोई काम नहीं होगा. हाँ, अगर उसके अलावा कोई इंडिकेशन है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज asthma में इसका कोई बेनिफिशियल रोल नहीं है. It can be used in motion sickness. आपने देखा होगा ग्रेविनेट है. ग्रेविनेट कौन सी है? डाइमिन हाइड्रोनेट. ठीक है, डाइमिन हाइड्रोनेट इज अवेलेबल विद द नेम ऑफ ग्रेविनेट. ग्रेविनेट ओरली और इंट्रामस्कुलर और आईवी सब तरह से यूज होती है. इट इज यूज इन ऑल टाइप ऑफ वॉमिटिंग. ठीक है,
अगर मोशन सिकनेस में देनी है तो इन मोशन सिकनेस और ट्रैवलिंग सिकनेस यू मे प्रिस्क्राइब दिस एंटीहिस्टामिन बिफोर ट्रैवलिंग। अगर आपको मोशन सिकनेस डेवलप हो गई है उसके बाद उसका फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इफ अगर किसी पेशेंट को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है तो इसको आप बिफोर ट्रैवलिंग आप एडवाइस कर सकते हो ये ड्रग, तो ये इफेक्टिवली रिड्यूस करेगी मोशन सिकनेस को। इन मॉर्निंग सिकनेस इज कॉमन इन प्रेगनेंसी यूजुअली। इन मॉर्निंग सिकनेस doxylamine 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 is a drug that is used for morning sickness, antihistamine है। पहले ये बैन हो गई थी 1983 में, बट नाउ इट इज रीइंट्रोड्यूस इन कॉम्बिनेशन विद पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 के साथ अब ये यूज हो रही है। ठीक है, कौन सी ड्रग्स है? डॉक्सिलामीन, और इट इज अवेलेबल विद डिफरेंट नेम्स, फॉर एग्जांपल NVP, ENVEPE। ठीक है, इस नेम्स के साथ अवेलेबल है और यूजुअली इट इज सेफली गिवन इन प्रेगनेंसी इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर नहीं रिक्वायर्ड तो एवरी ड्रग हैज अ हार्मफुल इफेक्ट। Avoid the drug during pregnancy until it is necessary. It can be used for sedation, as I told you. पेशेंट इसको नींद के लिए भी ले सकते हैं और समटाइम जो है एडिक्ट्स भी इसको यूज करते हैं। और बट प्रॉब्लम विद sedation is patient cannot drive, patient cannot perform the daily activities. So अगर कोई वर्किंग पर्सन है तो उसके लिए फर्स्ट जनरेशन एडवाइजेबल नहीं है और उसको आप सेकंड जनरेशन देंगे। Local anesthetic we have discussed, it is not a routine local anesthetic, but if all local anesthetics are contraindicated or patient having hypersensitivity, then you can use this group of drug, otherwise not. Adverse effects are they may cause sedation, antimuscarinic effects, orthostatic hypotension, excitation and convulsions, or cardiac arrhythmias. But a tolerance, it is not written that it may cause tolerance. ठीक है, यह नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि ये टॉलरेंस कॉज कर सकता है। ओके, और एडिक्शन का भी नहीं है। हाँ, ये है कि जाहिर है क्योंकि इसका इफेक्ट ऐसा ब्रेन पर नहीं है, स्पेशली सेकंड जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन ओनली कॉज सेडेशन। तो अगर जो फर्स्ट जनरेशन लेते रहे मे हैव सम प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन, बट इट इज नॉट रिटन इन देयर एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, drug interaction, it can cause, as I told you, lethal ventricular arrhythmia if terfenadine and acetamazole, that is the second generation drugs, used in combination with some antifungal like ketoconazole, itraconazole, or macrolide antibiotics, especially erythromycin. And erythromycin was very commonly used for the treatment of respiratory infection in the past. अब तो जो एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन आ गई है तो वो कॉमनली यूज होती हैं, अदरवाइज ये इन्फेक्शन ये जो है वो ज्यादा यूज होती थी एरिथ्रोमाइसिन। तो इट शुड नॉट बी यूज विद टर्फेनाडीन एंड एसिटामाजोल। मैंने आपको बताया था कि ये फॉरेन कंट्रीज में तो बैन है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमारे यहाँ हो सकता है अवेलेबल हो, तो अगर अभी अवेलेबल है, इफ यू वांट टू प्रिस्क्राइब दीज ड्रग्स देन अवॉइड use along with ketoconazole, itraconazole, or macrolide. And it is metabolized through the cytochrome P453A4. So the drug that inhibit enzyme can increase the level of antihistamine, like grapefruit juice. So you have to consider all these things. This is all about the histamine and antihistamine. शाज़मीन आप पूछ रही हैं कि but sleeping pills, these drugs can cause sedation. They are not as strong as sleeping pills. ठीक है, they are not as strong as sleeping pills. हाँ, नंबर 1 तो ये है कि आपने जो फर्स्ट जनरेशन है अगर आप उनको स्लीपिंग पिल्स के साथ दिया तो दे कॉजेज मोर सीएनएस डिप्रेशन। ठीक है, बट इंडिविजुअली इसका इफेक्ट उसके वो नहीं। हाँ, जिन लोगों को स्मॉल प्रॉब्लम है विद वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है, कि कभी नींद आई कभी नहीं आई या कभी थोड़ा सा फील हुआ, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट सेडेटिव हिप्नोटिक्स का है, बेंजोडाइजिपीन्स का है या अदर हिप्नोटिक्स का है, उतना इसका नहीं है। इट जस्ट कॉजेज सेडेशन।
ठीक है. It just causes sedation. It has no effect on the maintenance of the sleep cycle. It has no effect on the rapid eye movement sleep or etc. Just causes sedation. तो जिन लोगों को स्मॉल प्रॉब्लम है तो वो इससे सेडेट हो सकते हैं या वो सो सकते हैं. अदरवाइज दूसरों को नहीं होता. जैसे कभी मैं ले लेती हूँ तो मुझे फील होता है कि पहले मुझे नहीं होता था, यंग एज में नहीं होता था, जैसे अब आफ्टर अब मुझे 1-2 साल से फील होता है कि जैसे मैं अगर लेती हूँ तो मुझे नींद ज्यादा आती है और कुछ भी नहीं होता. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक? एनी अदर question related to this topic? This is also very commonly used group of drug. ठीक है ना. आप देख रहे होंगे कि एंटी हिस्टामिन्स बहुत यूज होती हैं. All of you have no problem with this? Okay, thank you. Allah Hafiz.